उत्तर प्रदेश का जिला प्रतापगढ़ काफी पुराना शहर है। 1858 ईस्वी में प्रतापगढ़ जिला बना। इस शहर को पहले बेला नाम से जाना जाता था। बाद में राजा प्रताप बहादुर के जमाने में इसका नाम प्रतापगढ़ पड़ा। यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ होने की वजह से यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। प्रतापगढ़ में मुसलमान आबादी के लिहाज से लगभग 35% है, लेकिन आजादी के बाद तरक्की के मामले में यहाँ का मुसलमान कोई खास उन्नति नहीं कर पाया है। हुकूमतों ने भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए यहाँ का मुसलमान आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ गांव का मुसलमान खेती किसानी से अपना जीवन चला रहे हैं, तो शहर में छोटे मोटे कामों को कर रहे हैं, लेकिन आमदनी कम होने से इनकी दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से परिवार चलाना काफी मुश्किल हो गया है इन लोगों का। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुसलमानों को एड नहीं मिली। मुसलमान जो भी यहाँ मुकामी है वो अपनी मेहनत से अपने और तमाम वसीले से वो अपनी तरक्की कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, परिवार का अपने पालन पोषण कर रहा है, लेकिन एक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। हम समझते हैं कि अगर फार्म सेक्टर को थोड़ा बहुत भी मॉडर्नाइज कर दिया जाए तो एक तो फसल की पैदावार बढ़ेगी, दूसरा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो सेल है, वो अगर वक्त पे हो जाए उसका इंतजाम, तो जो अनाज बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है, उससे बचाया जा सकता है। दूसरा ये कि किसानों को उसके सही दाम, उसके सही रेट मिल जाएंगे। अब सिस्टम बदल गया है। ये सिर्फ एक आदमी कमाई पर नहीं सरकार उसका घर चल सकता, क्योंकि महंगाई बेपनाह बढ़ चुकी है। अब ज्यादातर आजकल मियाँ बीबी नौकरी करने की जुगाड़ में है, तो क्या उनको कहीं से उद्योग धंधा बढ़ा करके नौकरी देने की कोई सरकार फिराक में है, या 1,500 रुपया बांट करके उनको बिल्कुल घर बैठा देना चाहती है, उनको असकती आलसी बना देना चाहती है। प्रतापगढ़ जिले में गांव और शहर का मुसलमान काफी परेशान हाल है। यहाँ के ज्यादातर नौजवान रोजगार के सिलसिले में मुंबई और खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक इन इलाकों में रोजगार के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से यहाँ के लोग लगातार पिछड़ते गए। सरकार को चाहिए कि इन इलाकों में अगर रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं, तो यहाँ पर पलायन लोगों का रुक सकता है। दूसरे सनती शहरों की तरह प्रतापगढ़ में ऐसा कोई उद्योग या कारोबार नहीं है जिसमें मुस्लिम लगे हों। इन्हीं से दिक्कतों के चलते ये लोग दूसरे प्रदेशों और बाहरी मुल्कों का ज्यादा रुख कर रहे हैं। सरकार को ये करना चाहिए कि जहाँ पे मुसलमान बहुबल जैसे ज्यादा हैं और वहाँ पे उन लोगों को फैक्ट्री लगानी चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोग वहीं के वहीं रह जाएं, वहीं काम करें, उनको रोजी रोटी मिले, अपना घर परिवार अच्छी तरह चला सकें। और उनको तालीम के लिए भी उनको कुछ ऐसा करें कि वो लोग कॉलेज स्कूल बनाएं, जिससे कि उनकी तरक्की हो, पढ़ लिख सके तो उनको नौकरी हासिल हो सके। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुल आबादियां हैं, लेकिन वहां पर कोई छोटे मोटे उद्योग की बात नहीं हो रही है। जैसे बस्ती है, जौनपुर है, तमाम ऐसे जिले आपको मिलेंगे, सुल्तानपुर है और तमाम, आप शाहजहांपुर चले जाइए, तो अगर जोड़ा जाए, इस पर भी अगर सरकार थोड़ी दिलचस्पी ले ले, कितने जनपद ऐसे जहां मुस्लिम बाहुल है, जहां उनकी गरीबी बेपनाह है, उनके बच्चे कैसे रोजगार में आएंगे, छोटे छोटे रोजगार में। अब बीड़ी का भी जमाना लग रहा है। अब वो जो चांदी का वर्क बनता था उसका भी जमाना लग रहा है, को अब चांदी का वर्क कोई लगा ही नहीं रहा है। पुलाव जर्दा बन ही नहीं रहा कि लगाएगा, उसका इस्तेमाल जब नहीं होगा तो बने क्यों। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की बात की जाए तो हालात बहुत खराब नजर आएंगे। इन इलाकों में यहाँ लोगों के पास अपने आवास नहीं हैं, अगर घर हैं भी तो उनकी हालत बहुत खस्ता हाल है। जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम समझते हैं कि उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरफ तवज्जो दें कि खाली जलसे या जुलूस कर लेने से या खाली तकरीरें करने लेने से मसला हल नहीं हो जाता, या खाली गवर्नमेंट पर या ऑफिसर्स पर इल्जाम लगाने से मसला नहीं हल होगा। आपको भी ग्राउंड लेवल पर उतर के काम करना पड़ेगा। प्रतापगढ़ में कई मुस्लिम बाहुल्य इलाके ऐसे हैं जिनमें आज तक कोई भी विकास नहीं दिखाई देता है, जिनमें आजाद नगर, अहमद नगर, नई बस्ती, बेगम वार्ड, भैरवपुर वार्ड काफी प्रभावित इलाके हैं। न यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। अगर व्यवस्था के नाम पर सिर्फ दुर्व्यवस्था है। पानी के साथ कीड़े मकोड़े मुफ्त में मिलते हैं, बिजली मिलती है तो सिर्फ बिल मिलता है, बिजली बिल्कुल नहीं मिलती है।
सड़कों का तो हाल ये है कि अगर नगर पालिका में जाइए तो क्या यहाँ पे वाटर टैक्स नहीं जमा है, अब या तो रोड टैक्स नहीं जमा हुआ है, ये कह करके सड़कें नहीं बनाई जाती हैं। आंवले की वजह से प्रतापगढ़ काफी मशहूर है। यहाँ आंवला कुदरत की देन है, क्योंकि यहाँ की जमीन आंवले की खेती के लिए काफी उपजाऊ है। ज्यादातर मुसलमान प्रतापगढ़ में आंवले की खेती से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे प्रतापगढ़ में लोग आंवले की खेती छोड़कर दूसरी फसलों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आंवले का सही मूल्य लोगों को नहीं मिल पा रहा है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। खेती के मैदान में उनको कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिला गवर्नमेंट से, तो वो अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हो गए और वो मजदूरी करने लगे। जो कि कल तक जिस जमीन के मालिक थे आज उसी जमीन पर मजदूरी कर रहे हैं, तो जिसकी की वजह से ना वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए और ना खुद ही तरक्की कर पाए। अब जब उनके बच्चे बड़े हुए तो वो भी उसी मजदूरी की लाइन में लग गए। तो अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स में, और खासकर वो डिस्ट्रिक्ट जिनको कि माइनॉरिटी कंसेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है, वहां पे करोड़ों का फंड गवर्नमेंट्स की तरफ से मुहैया कराया गया है, सैंक्शन किया गया है। अब वो फंड्स कहाँ यूज हो रहे हैं, कई बार बात ये पहले भी कही गई कि उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत फुल प्रूफ होना चाहिए, और अगर उसकी मॉनिटरिंग सही हो जाए और फंड्स का यूटिलाइजेशन सही हो जाए तो जो ये छोटे लेवल पर मजदूर हैं, किसान हैं, उनको फायदा यकीनी तौर पर पहुंचाया जा सकता है। प्रतापगढ़ की बात हो और आंवले का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दशकों से यहाँ पर लोग आंवले की खेती करते हुए आ रहे हैं। मुसलमान भी इस रोजगार से कई सालों से जुड़ा हुआ था, लेकिन मौजूदा वक्त में उनके हालात ठीक नहीं हैं। बहुत सारे मुसलमान आंवले की खेती छोड़ चुके हैं और रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इन सारे लोगों को मुख्यधारा में लाया जाए। प्रोग्राम में वक्त हो गया और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए सोमवार रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Romi मोबाइल फॉर मी। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के पास नवीन मंडी स्थल है। यहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान हैं, लेकिन आए दिन चोरियों की वजह से इन सारे लोगों के काम पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
साथ ही इन पूरे इलाकों में रोड सही न होने की वजह से इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी वारदातें भी घटित हो जाती हैं। प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर की रोड पर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नवीन मंडी समिति। यहाँ पर फलों और सब्जियों का कारोबार होता है। ज्यादातर मंडी में मुस्लिम वर्ग से व्यापारी जुड़े हुए हैं। मंडी समिति में आए दिन चोरियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का काफी नुकसान हो जाता है। इनकी बढ़ती दिक्कतों के लिए न तो मंडी समिति और न ही प्रशासन कोई उपाय कर रहा है। न पानी की सुविधा है, न लाइट की सुविधा है। रात में इधर से पीछे से लोग दीवार तोड़वा के यहाँ के लोग गायब बीमाल भी करा देते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात को लेकर के बहुत सारी रिपोर्टें प्रकाशित की गयी। उत्तर प्रदेश इन सारी रिपोर्टों में पिछड़ा हुआ नजर आया और शायद इसीलिए प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर इन रिपोर्टों में पिछड़ता हुआ नजर आता है। तालीमी इदारे इन इलाकों में बिल्कुल नहीं है। साथ ही यहाँ के मुसलमानों को तालीम लेने के लिए मदरसों का सहारा ही लेना पड़ता है। बहुत कम ही लोग बाहर निकल करके सही तरीके से तालीम हासिल कर पा रहे हैं। प्रतापगढ़ में जो मुसलमान गरीब है, उनके हालात बहुत खराब हैं। इनका पूरा जीवन सिर्फ कमाने खाने में ही गुजरा जा रहा है। तंगहाली की वजह से ये लोग अपने बच्चों को बेहतर तालीम भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर तालीम पर ध्यान दिया जाए तो प्रतापगढ़ का गरीब मुसलमान भी आगे बढ़ सकता है। सुल्तानपुर में गरीब छात्रों को सिर्फ मदरसों का ही सहारा है, जहाँ छात्रों को इस्लाम की दीनी तालीम के साथ साथ दूसरे विषयों का भी अध्ययन कराया जाता है। बहुत दूर दराज और आसपास के इलाकों से यहाँ मुस्लिम वर्ग के छात्र शिक्षा लेने के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सरकार को चाहिए कि सुल्तानपुर में गरीब छात्रों की मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करवाएं। इसके अलावा यहाँ टेक्निकल और उच्च शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों का निर्माण भी कराया जाए, ताकि यहाँ के छात्रों को रोजगार परक शिक्षा मिल सके। गरीब आदमी जो इतनी महंगी फीस नहीं बर्दाश्त कर सकता, वही आमतौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाता है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स की सैलरी काफी बढ़ गई है, उसमें बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन जो स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, जो क्लास का एनवायरनमेंट है, जो डिसिप्लिन स्कूल्स में होना चाहिए, जो किताब और कॉपियां मुहैया कराई जानी चाहिए और जिस लेवल के ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, उसमें आज भी बड़े पैमाने पे कमी है। जिसमें कि अगर आप सर्वे करेंगे तो खासकर वो स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल जो गांव देहात में चल रहे हैं, वहां आज भी स्कूल तो खुले हुए हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई तकरीबन 0 लेवल के बराबर है। ना स्कूल कॉलेजेस कुछ नहीं बनते हैं। कहीं पे है कोई मुसलमानों के लिए कोई स्कूल कॉलेज? मदरसे बनाए, मदरसों को उतनी एड्स नहीं मिलती हैं, ना तो सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे? तो ग्रोथ कहाँ से होगी? जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो आगे उनकी ग्रोथ होनी कहाँ से है? किसी भी शहर की तरक्की के लिए अच्छे रोजगार के साधन होना बहुत जरूरी होता है। प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में कोई उद्योग न होने की वजह से यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में काम करने पर मजबूर हैं। सरकार अगर थोड़ा भी ध्यान दे तो यहाँ से लोगों का पलायन रुक सकता है। अगर गवर्नमेंट इस टाइप से उनको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट करे और उनको इस बात के लिए कहे कि ऐसे एरिया में अगर वो अपनी फैक्ट्रीज लगाएं जो कि वाकई में बैकवर्ड हैं और जहां पर माइनॉरिटीज की अच्छी, मुसलमानों की अच्छी आबादी है, लेकिन वो लोग भुखमरी के दहाने पर हैं, तो हम समझते हैं ये कि मुसलमानों को किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा और उनको उन्हीं फैक्ट्रीज में भी काम मिल सकता है, जो कि उनके अपने घराने के लिए भी, पूरी कौम के लिए और स्टेट के लिए फायदेमंद होगा। तो रोजगार फराहम उस वक्त होगा जब सनतें होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, कारखाने होंगे, और अगर कारखाने नहीं होंगे तो ये रोजगार कैसे? तो रोजगार के पैदा करने के लिए कारखानों का, सनतों का होना जरूरी है।
जहां तक उत्तर प्रदेश का मामला है तो हम सब जानते हैं कि यहाँ तो सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक है। यानी जो बड़े कारखाने हैं या जो बड़ी सनतें हैं वो जो बंद हुई हैं उनके दोबारा खुलने की नौबत नहीं आ रही। आप मगरबी यूपी में देखिए, शक्कर मिलों को ले लीजिए, कितनी शक्कर मिलें हैं जो तातुल का शिकार हैं, जो बंद हुई तो उसके बाद से उनके दोबारा खुलने की नौबत नहीं आई। इंसान को जो है अपना पढ़े लिखे जो माँ बाप हैं वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें, पढ़ाई लिखाई कराएं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मजदूरी पे ना कर भेज के उनको पढ़ा के शिक्षा दे के उनको आगे बढ़ाने का करें। और सरकार की तरफ से यह है कि कुछ फैक्ट्रीज लगा दें, कुछ करें जिससे कि मुसलमानों की हालत सुधरे और वो लोग जो है एकदम पिछड़ा जाति ना कहलाए कि जो है मुसलमानों के पास कुछ है ही नहीं। सरकार को प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जरूरी कोई हल निकालने होंगे। साथ में इन जिलों में ऐसे उद्योगों को भी स्थापित कराया जाए ताकि इन जगहों पर रोजगार के अवसर बढ़ सकें। इसके अलावा खुद से मुसलमानों को भी प्रयास करने होंगे, तभी प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे। विकास के पैमाने पर अगर उत्तर प्रदेश के जिलों को नापा जाए तो अक्सर जिले पिछड़े हुए मिलेंगे। सरकार को चाहिए कि जो वादे कागजों पर किए जाते हैं उन्हें जमीनी हकीकत में भी तब्दील किया जाए, तभी जाकर के सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब भी पूरे हो सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी खास मुद्दे के साथ। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। गॉडसंस इंडिया लिमिटेड, कमिटमेंट एब्सोल्यूट। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वॉटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जयप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती उतरवाने के मामले में दूल अमर सिंह ने आजम खां को बताया दोषी। जयप्रदा के समर्थन में उतरे सपा सांसद नरेश अग्रवाल, कहा जांच के बाद हो एआरटीओ पर कार्रवाई। अखिलेश सरकार को मायावती ने दी सीधी धमकी, कहा सत्ता में लौटे तो सबको सिखाएंगे सबक। सीओ हत्याकांड में नया खुलासा, चश्मदीद गवाह अर्जुन ने कहा बबलू ने ही मारी सीओ को गोली। और बर्खास्तगी पर पूर्व मंत्री राजाराम पांडे हैरान, कहा नहीं बताया गया मुझे बर्खास्तगी का कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी, मैं हूं आपके साथ दीपाली। सांसद जयप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती हटाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जयप्रदा द्वारा इस कार्रवाई के विरोध के बाद अब अमर सिंह भी इसमें कूद पड़े हैं। रामपुर की सांसद जयप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती उतारने के मामले ने अमर सिंह को सपा पर एक और हमला करने का मौका सा दे दिया है। अमर सिंह ने भी इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हुए आज सपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश सरकार को चुनौती दी है कि अगर जयप्रदा गलत हैं तो उन्हें सजा मिले, लेकिन इसके साथ ही एआरटीओ के खिलाफ 3 दिन में कड़ी कार्रवाई।
की जाए। उन्होंने इस पूरी घटना के लिए सपा नेता आजम खान को दोषी ठहराया है और आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर ये सारा कुछ किया गया है। जयप्रदा राष्ट्रीय महिला आयोग में इस घटना के विरुद्ध में जाएंगी और अगर 3 दिन के अंदर एफआईआर नहीं हुआ तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में जो कानून बना है उसका सहारा लेकर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ में जाएंगे। अगर डिम्पल के घर में आजम खान के गुंडे और पुलिस जाती तो मुलायम सिंह जी को कैसा लगता? मुझे मालूम है कि कल से कोई राजेंद्र चौधरी, कोई राम गोपाल यादव, कोई आजम खान हमारे चरित्र के बारे में, जयप्रदा के चरित्र के बारे में हमें सप्लायर कहेगा, हमें दलाल कहेगा, हमें पागल कहेगा, हमें कूड़ेदान कहेगा, हमें कमीना कहेगा, हमें बेशर्म कहेगा। कह चुके हैं लोग, सुन सुनकर कान पक चुके हैं। प्रतापगढ़ में जियाउल हक की हत्या के आरोप में एक यादव बंदी हुआ है, लेकिन संदेह के आधार पर ठाकुर रघुनाथ प्रताप सिंह को निकाल दिया गया है। मैं समर्थन में नहीं बोल रहा हूं, इसको गलत इंटरप्रेट मत कर दिएगा। संदेह के आधार पर निकाल दिया गया है, मैं स्वागत करता हूं, निकाल दिया गया है। लेकिन महिलाओं के बारे में राजा राम पांडे ने धनलक्ष्मी को देखकर उसके शारीरिक सौष्ठव की सार्वजनिक चर्चा की और पिछले दिनों हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित के गाल की चिकनाहट, उनके वाणी से उसका प्रस्फुटन हुआ। हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित के गाल के चिकनाहट की अस्मिता की रक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजाराम पांडे को बर्खास्त कर दिया। लेकिन आजम खान और उनके गुर्गों ने जयप्रदा जो सांसद है, जयप्रदा जो आपके दल में निष्ठा साहब की सेवा की है, उसका मात्र दोष यह है कि वह जया बच्चन की तरह आजम खान के साथ नहीं खड़ी हुई, अमर सिंह के साथ खड़ी हो गई। हमारे साथ खड़े रहने की सजा उसको दी जा रही है, उसे औकात बताई जा रही है। तो गालों की चिकनाहट की चर्चा करने पर, एक अधिकारी के शारीरिक सौष्ठव का बखान करने पर आपकी नैतिकता इतनी ऊंची है अखिलेश कि आपने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। धन्यवाद, साधुवाद। तो 2 बार एक 16 साल से लगातार जो संसद में है, राज्यसभा और लोकसभा में, उस सांसद के घर में कौशलेंद्र यादव ने प्रवेश कर अनधिकृत रूप से प्रवेश करके आजम खान के खड़े रहते जो छेड़छाड़ की है, जो गड़बड़ी किया है, जो उत्पात मचाया है लाल बत्ती के नाम पर, इसके बारे में आप में हिम्मत है कि आप आजम खान को बर्खास्त करेंगे? है हिम्मत बर्खास्त करने की आजम खान को? है हिम्मत कौशलेंद्र यादव को छू देने की? गंगाधीन यादव, कौशलेंद्र यादव, यह लाइसेंस है। सैयाद है कोतवाल तो अमर सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जयाप्रदा मुलायम सिंह को अपना पिता मानती हैं और अखिलेश को अपना भाई मानती हैं, और अगर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर मंत्री राजा राम पांडे को हटाया जा सकता है तो आजम खां पर और एआरटीओ पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? पिता समान मुलायम सिंह और भाई समान अखिलेश यादव। चिंगारी जो कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। आप सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए? मंत्री तपती हुई जनता का सावन होता है, उसके जीवन की चिंगारी को बुझाता है। ये एक ऐसा मंत्री खोज के लाए हैं जो चिंगारियों का प्रज्वलन करता है, और इस प्रज्वलन में मैं चाहता हूं कि आजम खान रहें, क्योंकि आजम खान जब तक रहेंगे इसी तरह से महिलाओं का शोषण उत्पीड़न होगा और पूरा उत्तर प्रदेश और रामपुर में आजम खान का शासन होगा। लेकिन सुषमा स्वराज जी, बेनी प्रसाद वर्मा के दुर्वचन का आपको बहुत बुरा लगा, आप रक्षा में खड़ी हो गई, जयप्रदा की रक्षा में आप नहीं खड़ी होंगी।
इन सबके बीच अमर सिंह ने यह भी कहा कि एआरटीओ का नाम के आगे यादव लगा हुआ है और शायद इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुरेंद्र यादव है उसका नाम, इसलिए उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और इसलिए दूर तलक जाएगी कि दिल्ली बलात्कार कांड के बाद किसी महिला के घर में, वो भी जयप्रदा ऐसी महिला के घर में, सांसद के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके पुलिस बल लेकर के दुर्व्यवहार की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अन्यथा महिलाओं के रक्षा के लिए बनाए गए कानून के परकचे और धज्जियां उड़ जाएंगे। वहीं अमर सिंह ने चेतावनी देते हुए मुख्य सचिव से एआरटीओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जयाप्रदा राष्ट्रीय महिला आयोग और संसद में विशेषाधिकार के हनन पर आजम खान और कौशलेंद्र यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगी। दुश्मनी साहब ने इस कौशलेंद्र यादव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की तो दंड प्रावधान बड़े कड़े हैं, भूलने पर आंख निकाल लेगी, ऐसा कानून बना है। अगर पीछे चल जाओगे कोई लड़का लड़की के पीछे, साबित हो जाएगा तो कानून बना है। वहां तो सबूत है, प्रेस थी, पुलिस का धावा मचा है, उत्पात मचा है, ठोस सबूत है, आजम खान की गाड़ी गई है। तो दिल्ली बलात्कार कांड के बाद महिला उत्पीड़न के लिए जो कड़े कानूनी प्रावधान बने हैं, उस कानून की बैसाखी का सहारा लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग और संसद में। वहीं आज हरदोई में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने जयाप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती को उतारने को गलत बताते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और एआरटीओ के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्यों उतारी, जबकि जो नियम बने हैं उसमें एमपी को उत्तर प्रदेश में लाल बत्ती है, मुझे नहीं मालूम क्यों कार्रवाई की। अगर गलत करी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने गलत की, क्योंकि एमपी को उत्तर प्रदेश में लागू है, सरकार के तरफ से नियम है। गलत फिरोजाबाद में रविवार को राज्य मंत्री का दर्जा पाए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नादानी देखने को मिली है। मंत्री जी जिस कार से आए थे उस पर कोई नंबर तो नहीं था, लेकिन मंत्री जी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाना नहीं भूले। सपा नेता राम आश्रय विश्वकर्मा को राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाया है। आपको बता दें, यहाँ पर फिरोजाबाद में रविवार को राज्य मंत्री का दर्जा पाए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नादानी देखने को मिली है। यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कार में नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाल बत्ती लगाना नहीं भूले हैं मंत्री जी। सपा नेता राम आश्रय विश्वकर्मा हैं, जो राज्य सरकार ने अभी हाल ही में उन्हें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाया है। गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं, लेकिन लाल बत्ती जरूर लगी हुई है। और चलिए बात करते हैं मायावती की। मायावती ने आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर लखनऊ में एक रैली का आयोजन किया और सपा सरकार पर सीधा हमला बोला है। अम्बेडकर जयंती के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती अखिलेश सरकार पर जमकर बरसी। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में कानून व्यवस्था गुंडे माफियाओं के हाथों में है। अखिलेश के राज में 100 से ज्यादा दंगे हुए हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रेप पीड़ित को हवालात में बंद किया जाता है। वर्तमान सपा सरकार में आप लोगों को ये मालूम है, इस सरकार को बने हुए लगभग 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। तो पश्चिमी यूपी में एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटी। जब उसके माँ बाप उस बच्ची को लेकर थाने में गए तो एफआईआर लिखकर उसको न्याय दिलाने की